बच्चों कैसे हैं? बढ़िया, गुड। तो ये जो आज की क्लास है इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 3.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। एनसीईआरटी बुक है तो आप ओपन जरूर करोगे, बुक जरूर ओपन करेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं है तो आप ऑनलाइन या कोई भी एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग आप बुक को देखने की कोशिश करो। ठीक है कि क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट हाँ क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहा हूँ। बट आप क्वेश्चन अगर आपके पास है तो उसको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, कह रहा है कि a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days has taken food, ठीक है, in the mess. When a student takes food 20 days, she has to pay 1000 rupees. Hostel charge for student B who take 26 days and pay 1180. कह रहा है कि hostel charge, find the fixed charge and the cost of फूड पर डे। देखो आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो सपोज दैट एक फिक्स चार्ज होता है जिसके अंदर आपका रूम रेंट मतलब बेड का एंड एवरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका एक किराया होता है, और एक होता है जो पर डे कंज्यूम करते हो। पर डे कंज्यूम करने का मतलब जो खाना हम खाते हैं उसका कोई चार्ज होता होगा। अगर मैं मान लो 20 दिन हूँ हॉस्टल में तो फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, लेकिन 20 दिन का ही खाने का चार्ज लगेगा। ऐसा ही होता है। मान लो कोई बच्चा अगर रूम में है और छुट्टी लेके चला जाता है और वो 1 महीना बाद आता है तो उसको सिर्फ फूड चार्ज माइनस कर देगा, बिकॉज फूड उसने खाया नहीं तो बचा ही होगा हॉस्टल के पास, राइट। तो देखो उसके अंदर हम क्या करेंगे, लेट बी फिक्स चार्ज X रुपीज एंड पर डे चार्ज, या इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल चार्ज। पर डे चार्ज इज Y रुपीज पर डे, ठीक है ना। अब अगर कोई बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पहले बच्चा 20 दिन रहता है ना, मतलब X रुपीज तो लगा होगा, और 20 दिन मतलब 20 डेज मतलब 20Y, X रुपीज प्लस 20Y मिला के उसने 1000 रुपीज हॉस्टल को चार्ज किया। मतलब हॉस्टल ने उसे चार्ज किया 1000 रुपीज, जिसके अंदर X फिक्स चार्ज है एंड Y जो पर डे का चार्ज है, फूडिंग चार्ज। ये आपका एक इक्वेशन बन जाता है। नेक्स्ट जो इक्वेशन बनता है वो है अगर वो बच्चा 26 डेज रहता है, मतलब एक बच्चे का कंडीशन क्या है कि वो अगर 26 डेज है तो अगेन क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अगेन X प्लस 26 डेज इक्वल्स टू 1180। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, सिंपल है। अब इस जगह से आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात। अगर लिखा गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, अगर एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन से सॉल्व करो। तो हम चलो एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को देखते हैं। X प्लस 20Y इक्वल्स टू 1000, दूसरा X प्लस 26Y इक्वल्स टू 1180। आप इन दोनों को है ना 1 और 2 सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं मैंने आपको बता रखा है कि सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं बिकॉज इसकी जो पहले वैल्यू है उसका जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है एंड साइन भी इक्वल है। तो साइन इक्वल होने के कारण से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये साइन चेंज होके एक कैंसिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे 20 में से 26 तो -6Y एंड यहाँ पे 180 माइनस का, तो हमारे पास जो y का वैल्यू आ गया ना वो y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन में 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, ध्यान रखिएगा। 6 से 6 3 जा, मतलब y की वैल्यू 30 रुपीज़ हो गया। समझ गए। अब इसको पुट कर दो, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो भाई इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 20Y इक्वल्स टू 1000, लो भैया x प्लस 20 इंटू 30 1000, x की वैल्यू हो जाएगा 1000
माइनस 600, ये वाला जो है ये इस साइड में आके 600 माइनस हो गया, दिस इज़ 400। ये जो आपका x है वो 400 रुपीज़ आया, जो फिक्स चार्ज है, चाहे बच्चा वो अगर उसका बेड अलॉट हो गया है हॉस्टल में तो ये चार्ज तो उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। और जितने दिन रहेगा उतने दिन का फूड का चार्ज लगेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, ये लिख लीजिए आप पॉज करके। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत करे हुए हैं आपने, अब इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके, मेथड सीखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व करके देख सकते हो, सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को इस मेथड से, किसी क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो इसके लिए आपने पहले सीख रखा है, सेकेंड क्वेश्चन है फोर्थ का, कि लेट बी द फ्रैक्शन क्या x अपॉन में y, मतलब इससे न्यूमिनेटर भी हो गया डिनोमिनेटर भी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लो। कहता है क्वेश्चन में कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द न्यूमिनेटर, मतलब x माइनस 1, नीचे वाला सेम रहता है, तो जो फ्रैक्शन है वो बिकम्स 1/3 हो जाता है, राइट। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा 3 से 3x, इस 3 से माइनस में -3, और यहाँ पे y, ये उधर जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू ये जो -3 है इस साइड आके +3 हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इसी के बारे में कहता है, अगेन नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, कहता है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, मतलब x सेम है, y प्लस 8 हो जाता है और ये बन जाता है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा आपके पास, देखो 4x प्लस वाई प्लस 8, ये उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपने करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को बताओ किस मेथड से करें। चलो इसको क्रॉस मेथड से ही कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधा x की वैल्यू क्या होता है बताओ, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। वैल्यू रखना है b1c2, b1 मतलब -1 इंटू c2 -8, ये वैल्यू तो निकालना आ चुका है। अब यहाँ पे देखो b2, यहाँ नीचे वाला b2 है, यहाँ क्या है -1, यहाँ भी है b2 -1 ही है, राइट, यस सर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे b2 भी -1 इंटू c1 -3, नीचे की वैल्यू a1 b2 देख लो क्या है, a1 है 3 इंटू -1, तो 3 इंटू -1 माइनस इस साइड में देखो a2b1 है ना, तो 4 इंटू -1। अब आप देखो यहाँ पे ये 8 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ फिर -3 नीचे आ गया, 3 1 जा 3 माइनस का, ये प्लस का 4, तो आ गया 5 अपॉन में 1, दिस वन 5 आंसर, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, x की वैल्यू 5 आ गया। अब या तो इस इक्वेशन को किसी में डाल दो तब भी आ जाएगा, नहीं तो भाई इसका फॉर्मूला देख लो कि y का फॉर्मूला क्या होता है। y का होता है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। c1 क्या है यहाँ पे, c1 -3 a2 4, तो हो गया -3 इंटू 4 माइनस c2 में देखो -8, चलो भाई -8 इंटू है ना c2a1 इंटू 3 अपॉन में नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने बता रखा है जो एग्जैक्ट वैल्यू है यहाँ पे ये उठाओ, यहाँ से 1 रखो, 4 3 जा 12 माइनस का प्लस 24 अपॉन में 1
एंड दिस वन 12 आंसर। तो आपका जो फ्रैक्शन हो गया वो हो गया हमारे पास, जो फ्रैक्शन है वो आंसर आ गया फ्रैक्शन का कितना, x/5/12। अब आप देखो कि क्या 5/12 इसको मैच करता है। अगर आप इस इक्वेशन में, मैंने बोला था कि आपके पास अगर आंसर नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, x के जगह पे 5 डालिए, 5 3 15, 15 - 12 3, सही है। 5 4 20, 20 - 12 8, बिल्कुल सही है। तो मतलब आपका जो आंसर निकला है वो बिल्कुल सही है, और तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो इक्वेशन निकाला है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। जब इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो बहुत अच्छा है, तो इसके मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो इसके अंदर, फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है, लिख लेना आप, पॉज करके लिख लेंगे या साथ लिख लिए होंगे आप। अगर इसको किसी और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पर चाहते हैं तो आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन यू सॉल्व एनी मेथड, ठीक है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। अब इसके अंदर थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखो, राइट। थर्ड में कहता है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन क्लास टेस्ट, इन अ टेस्ट, getting 3 marks more, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had he 4 marks been awarded for each correct answer, 2 marks deducted. Okay, कह रहा है कि यस के पास ना, तो आप पहले देख लो को निकालना क्या है, इनकरेक्ट आंसर है ना। यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में, मतलब करेक्ट आंसर कितने हैं और इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, ये हमें पता नहीं है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट बी करेक्ट क्वेश्चन जो है, करेक्ट आंसर, मान को आंसर जो है आपके पास वो x नंबर है, और इनकरेक्ट जो होगा वो हम मान लेते हैं कि y नंबर से। अब पहला सिचुएशन कहता है कि 40 मार्क्स उसको तब मिला जब 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 मार्क्स का मतलब 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना उसने करेक्ट किया x, तो 3x उसके पास मार्क्स मिल गया 3x, लेकिन उसमें से डिडक्ट हो गया 1 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, मतलब 1 इंटू वाई, तो y इक्वल टू 40 मार्क्स उसको मिला। सिंपल सी बात है भाई, ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि उसको 4 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर के लिए। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, 4 फॉर करेक्ट आंसर एंड 2 फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो 2y। टोटल मार्क्स आपको 4x मिला था, उसमें से आपने डिडक्ट कर लिया रॉन्ग करके 2y, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट y किए थे। तो इस सिचुएशन में जो आपको मार्क्स मिलता है वो मार्क्स मिलता है कितना, 50 मार्क्स। तो ये हमारे पास 50 मार्क्स का लिस्ट होगा। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, 50, अब यहाँ पे इस 2 से कैंसिल कर देंगे, 25 तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, इसकी वैल्यू होगी 25। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आप बताइए किस इक्वेशन से, तो हम देख रहे हैं कि भाई एलिमिनेशन करना काफ़ी इजी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का y टर्म्स बिल्कुल इक्वल है, तो उस केस में आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग करने से क्या होगा, देखो क्या होता है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 एंड दूसरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट क्यों करा, बिकॉज इसका साइन इक्वल है एंड इसके कोफिशिएंट तो बराबर है। सब्ट्रैक्ट करने से इनकी साइन अपने आप चेंज हो जाता है। अब ये एलिमिनेट हो गया साइन चेंज होने से, एक प्लस और एक माइनस। 3x में से 2x गया, x बचा, और यहाँ पे 40 में से 25 गया, 15 आ गया। तो x की वैल्यू तो आ गया भैया 15। इसको पुट कर दो, पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन, 3x के जगह पे 15 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 15 3 जा 45, तो दिस वन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हो गया 5। समझ में आ गया। उस बच्चे ने 15 क्वेश्चन करेक्ट किया था
और इनकरेक्ट 5 था। अब इसमें डाल के देख लो, 15 3 जा 45 माइनस 5 40 आ गया, 15 ना 30 माइनस 5 25। ये वैल्यू रखने पे हमारा दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए, ठीक है। यस, अगर आपने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं इसको इरेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कर रहे हैं। ट्राई करो, आप क्या कर रहे हैं, पॉज करो और आप खुद ट्राई करो कि इस क्वेश्चन बनाने में कि क्या ये इक्वेशन बन भी रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि प्लेस ए एंड बी से 100 किलोमीटर है अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी। देखो भाई, एक ए से और दूसरा बी से, यहाँ से एक स्टार्ट करता है और एक यहाँ से स्टार्ट करता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है। अब कहता है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी सेम टाइम इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर एक कार यहाँ है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन, तब ना डायरेक्शन सेम हुआ। अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा तो एक इधर से आया, एक इधर से आया, ठीक है ना। अब क्या कहता है कि इफ द ट्रेवल सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड दे मीट 5 आवर्स, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक तरफ तो 1 आवर मिलता है। मतलब अगर यहाँ से ये सेम में जाता है तो सुनो, ये सीधा जाता है, ये भी सीधा जाता है, तो दोनों एक दूसरे से मीट कितने देर में करता है, दोनों मीट करता है 5 आवर्स में। इसका मतलब जो ए कार का है ना, तो कार ए स्पीड जो होगा वो x किलोमीटर पर आवर है और ये ग्रेटर स्पीड होगा, तभी इसको मिल पाएगा। नहीं तो ये चलता रहेगा, अगर ये ज़्यादा स्पीड होगा तो इससे कभी नहीं मिलेगा। स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी। एंड कार बी जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, कार बी स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। समझ में आ रहा है बात। अब ए से जो चलता है वो और ये दोनों चलता कितना डिस्टेंस के लिए है, 100 चलता है सेम डायरेक्शन में। तो आप खुद बताओ, दोनों मिलता कितना में है, 5 में। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। समझ में आ रहा है बात। एक जब आगे वाला चल रहा है, पीछे वाला का स्पीड ज़्यादा है, तो उसके स्पीड में से माइनस करोगे तभी रिजल्टेंट स्पीड आएगा। अगर आगे वाला ही ज़्यादा है तो कभी नहीं मिल पाएगा ज़िंदगी में। तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन है ना, स्पीड ऑफ बोथ कार, मतलब कह सकते हैं रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन, तो सिंपल है भाई, चाहे तुम 10 के स्पीड से चलो, कोई उधर से 5 का स्पीड चल रहा है, तो दोनों स्पीड प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक इधर से एक इधर से, तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों जल्दी मिलेंगे। और ये आ गया आपके पास। अब चलिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू होता है टाइम। या आप ऐसे कर लो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो कवर 100 ही करना है। तो फॉर्मूला साफ है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम चलते हैं कि अगर x माइनस वाई के साथ 5 घंटा चलता है तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो हमारा इक्वेशन, इसको कैंसिल करने से हमने ये डिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, इसको करा, ये 20 आ गया, x माइनस वाई की वैल्यू 20। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, अगेन क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, 1 घंटा लगता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आता है, तो x प्लस वाई इंटू 1 आवर इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया, 100 किलोमीटर। ये सेकेंड पॉइंट हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको जिस मर्जी मेथड से मन करता है आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बट अब तक तो आपके मेथड पे कमांड हो चुका है। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ, मेरी मर्जी है कि मैं y को हटाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को आदत हो जाता है कि भाई साइन तो चेंज करेंगे ही करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम प्लस करते हैं ना तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस और प्लस है। लेकिन अगर माइनस करेंगे तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों प्लस होगा। जिसको कट करना है उसका साइन पहले से अपोजिट हो तो ऐड करा करो इक्वेशन को, मैंने पहले बोला रखा है। 2x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 120 अपॉन में 2 एंड दिस वन 60 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड हो गई। अब पुट कर दो इसको, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई 20 और माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगा 20 माइनस 60 माइनस 40, इस माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड देखो, आगे वाला बंदा स्पीड कम है y 40 और ये 60, तभी इसको पीछा कर पा रहा है। समझ में आ गया ना, इस वजह से इसको पीछा कर पाया है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लेना है इसका, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट के ऊपर तो हमने बड़े लिस्ट देने हैं, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5th पार्ट। ये भी क्वेश्चन अपने आप में कम नहीं है कि रिड्यूस द एरिया, इस टाइप से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप जरा इसको ट्राई करो। 4th का 5th पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन पढ़ो आप अपने बुक पे जरूर पढ़ना है क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सबको पता ना कैसा होता है, ऐसा होता है, इसमें L है इसमें B है। करा कि ये रिड्यूस कर जाता है, गेट रिड्यूस्ड 9, कब? जब इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीज 3। अब कंडीशन दिया हुआ है, पहले तो ले लो भाई, लेट कर लो कि पहले जो लेंथ था वो x है और ब्रेथ है वो y है। ले लिया भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, पहले मैं बताता हूँ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो चलो भैया, पहले एरिया हमारा कितना है, तो x इंटू वाई बराबर xy। अब क्या कहता है, अब कहता है क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कि कब उसका एरिया रिड्यूस हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लेंथ 5 से रिड्यूस कर दिया जाए और उसका जो ब्रेथ है 5 से रिड्यूस करेगा, उसका जो ब्रेथ है वो इंक्रीज बाय 3, मतलब y प्लस 3 कर दिया जाए, तो जो पहले वाला एरिया है ना xy, उस एरिया में से 9 रिड्यूस हो जाता है। बस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अलग है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलजेब्रिकली। इस x से मल्टीप्लाई किया, इस x से इस दोनों में xy प्लस 3x, इससे इसमें करेंगे माइनस 5y और यहाँ माइनस 15, ये हो गया xy माइनस 9। बारीक का चीज़, जब दोनों तरफ सेम चीज़ होता है और साइन भी सेम हो तो वो चीज़ हटा दिया करो। xy से xy खत्म हो गया। प्लस माइनस के केस में अगर साइन इक्वल है इक्वल्स टू के दूसरे तरफ और सारी वैल्यू इक्वल है तो उसको हम कट कर देंगे। कैसे? अगर ये उधर भी जाता तो माइनस में होता और वो कैंसिल हो जाता। अब हमारे पास जो आया वो आ गया 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, ये वाला 15 इस साइड में आ गया, तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 में से 9 हो गया 6। ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास फर्स्ट, समझे। अब इक्वेशन का सेकेंड पार्ट देखो क्या कहता है, ध्यान से। कह रहा है कि इफ इंक्रीज द लेंथ, क्वेश्चन है इफ इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2, मतलब दोनों ही इंक्रीज करता है, तो बढ़िया बात है भाई। जब ये कह रहा है, पहले इक्वेशन ही बना लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि अगेन क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ध्यान से देखिए। कह रहा है एक्स भी इंक्रीज करते हैं, लेंथ 3 यूनिट से इंक्रीज कर दो, x प्लस 3 एंड y प्लस 3 कर दिया जाए, तो जो हमारा एरिया है नए वाले एरिया से इंक्रीज 67 स्क्वायर यूनिट, मतलब xy से 67 इंक्रीज हो जाता है, तो प्लस कर दिया हमने। अब इन दोनों का फिर वही मल्टीप्लाई, x से xy
प्लस 3x, अब फिर इस 3 से इससे इसमें तो हो जाएगा भैया 3y प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ आ गया xy प्लस 67। ये लो फिर काट दिया xy से xy। कुछ बच्चे जो होते हैं 3x 3y भी हटा देते हैं, बड़े मतलब अच्छे बच्चे होते हैं वो, उनको बड़ा मजा आता है काटने में। तो आप थोड़ा ध्यान से रूल्स के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। काटने में किसी बच्चों को लगता है ना फटाफट काट दो भाई, तो वो नहीं, जब तक रूल्स पे फिट ना बैठे मत काटो। 67 में से 9 गया, कितना आएगा? 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे आ गया 58, है ना, 9 और 17 67। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, सेकेंड नंबर इक्वेशन। ये सेकेंड नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। 17 में से 9 गया, 9 और 17 5 1 6 67। अब आप किसी भी मेथड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आता है? सब्ट्रैक्ट है ये। सब्ट्रैक्टिंग करने पे तो लिखो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये क्या है? 3x प्लस 3y और इक्वल टू 58। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, इससे ख़त्म। माइनस माइनस ये माइनस 8y आ गया, और 58 में से 56 गया, 52 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। 67 माइनस 9 आ गया, 8 17, ठीक है। 15 में से 9 गया, 9 6 15, 5y माइनस 5/3, ये 3x, 5 में से 3 गया, 3x माइनस 3x प्लस 3y ही है, बिल्कुल सही है। अब आता है 8y, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 48 नहीं आएगा क्या? 58, ठीक है, 67 बढ़ जाता है, 3 3 जा 9, x से 3x, 3 3 जा 9, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कटेगा कैसे? 5 है, 2 3 3 गया। अब आपके पास जो वैल्यू है वो है 58, तो हो जाएगा माइनस 52। तो y की वैल्यू अगर हम कट करेंगे माइनस 52/8। इक्वेशन फिर से पढ़ो। कह रहा रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9, तो माइनस 9 कर दिए थे हमने यहाँ पे, यहाँ माइनस 9 किया था, ठीक है, माइनस 9, ये माइनस 15 इधर आ गया, 5 3 जा 15, ठीक है। y प्लस 3, लेंथ breadth increase by 3, if increase length 3 unit and breadth 2 unit। यार यहाँ गलती कर लिए हो, breadth 2 unit है, मैंने सोचा दोनों में 3 ही है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये y प्लस 2 है। अब इसको फिर से मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन चेंज कर देते हैं। तो चलो यहीं से xy, फिर यहाँ 2x आ गया, चलो भैया 2x आ गया। आप कंफ्यूज होंगे, सो मैं यहीं से इसको रिमूव करता हूँ और दोबारा सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए, है ना, यहाँ पे y इंक्रीज कर रहा है, ध्यान रखना, पढ़ लेना क्वेश्चन को। प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 जा 6, xy 67, xy से x1 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, ये उधर चला गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3। फ्रॉम 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3 करने से न्यू इक्वेशन लिखो, क्या बनेगा? 3 2 जा 6x, 5 2 जा 10y, 6 2 जा 12। यहाँ पे क्या बनेगा? 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, एंड यहाँ 3 1 जा 3, 6 3 जा 18। वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ भी 10 9 माइनस 19y, और इस जगह पे क्या आएगा? 2 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 1, 171 नेगेटिव माइनस का, तो y की वैल्यू हो जाएगा 171 अपॉन में 19, 19 25 50 14 19 9 जा कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। इसको पुट कर दो,
पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इधर पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ हमारा है, यहाँ देखो इस साइड में, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, 9 पचे 45, 45, तो 6 पाँच 11 51, x 3 आ गया यहाँ पे, 17 ते 51, 17 आंसर। ध्यान से देखो कैसे आया 17, क्लियर है, क्लियर होगा। तो अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो इक्वेशन आपका गलत होगा, आंसर तो आएगा बट जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ने हैं। ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं इसका खुद से 2-3 बार, कम से कम 2 से 3 बार आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ताकि पेपर में फिर आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ोगे आप इक्वेशन खुद ही फॉर्म कर लोगे, एक बार पढ़ोगे इक्वेशन खुद फॉर्म कर लोगे। ये 100% होता है, ये फॉर्मूला है आपको अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर मैथ में तो वही रोना पड़ता है कि भाई हमें आता नहीं है, हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम कब नहीं होगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके इक्वेशंस बनाओगे और अपने मेथड पे कमांड करोगे। कमांड करने से क्या होगा कि आपका जो आंसर है एक बार में एकदम से सही आए, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेशक, लेकिन आए आपका सही आंसर। बुक के अकॉर्डिंग नहीं, बार बार हम बुक में आंसर ही देख रहे हैं। मैंने आंसर चेक करने का तरीका बताया, आप पुट करो, आप आंसर निकालो, अपने आप कॉन्सेप्ट कर लोगे। मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना और कुछ यहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा गलती होना, ये बहुत बड़ा भूल है, ये नंबर कट करता है। छोटे छोटे माइनस प्लस इन पे आप बड़ी बारीकी से ध्यान दो, क्योंकि 3.5 आपका हो चुका है और 3.5 के बाद जो 3.6 है वो लास्ट एक्सरसाइज है, एक 3.6 है ना, उसमें सारा जितना पीछे से आपने पढ़ा है उस चीज़ का आपका पूरा यूज होगा। तो मैं ये कहूँगा कि 3.1 से लेके 3.5 तक क्या करना है आपको, एक बार पूरा ही वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन का सिर्फ इक्वेशन फॉर्म कर लो। अगर इक्वेशन सॉल्व हो जाता है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म हो गया और सॉल्व हो रहा है एक बार में, मतलब सारा आंसर सही आ रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं आ रहा है तो उसको सॉल्व भी करो, 2-2 बार से 3-3 बार अगर क्वेश्चन को कर लोगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इस बार बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों था, लेकिन दोनों का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था। 1 से 2% क्वेश्चन अगर कह सकते हो कि अगर बाहर से आया हो तो वो भी बेस्ड होता है। दैट्स वाई जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसको रामबाण की तरह आप एकदम से पढ़ लो, किसी भी टेस्ट में आपका अच्छा मार्क्स रहेगा। और बीच वाले टेस्ट में अगर कहीं पे इधर उधर घूम भी जाते हो कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बना, वो कारण है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। सो प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए और मार्क्स आपका अच्छा आना है। तो इसके बाद हम 3.5 तक का आपको एक टेस्ट देंगे। अगर यहाँ तक का वीडियो आपने वॉच कर लिया और जितने भी काम हमने आपसे मंगवाया वो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया है, तो 3.5 तक का हम आपको टेस्ट लेंगे। और उस टेस्ट में अगर आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोनस पॉइंट रखा रहूँगा जो आप अच्छा करेंगे। जो भी जितने बच्चे अभी कर रहे हैं, आप जो भी अच्छा करेंगे वो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको अच्छा गिफ्ट हम देने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो कीप प्रैक्टिस।